दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए जानते हैं आज की एक और भूतिया डरावनी घटना। दोस्तों, मुंबई जैसा महानगर अपनी सुंदरता के लिए काफी मशहूर है और सच कहूं तो रात के समय जब आप मुंबई का दृश्य देखते हैं तो वहां की सुंदरता उस महानगर में चार चांद लगा देती है। मैं बिल्डिंग पर खड़ा होकर अपने कुछ साथियों से यही बात कर रहा था कि आने वाले समय में हमें किस तरह से काम करना है। जिस बिल्डिंग में अब हम काम कर रहे थे उस बिल्डिंग को ठेके में लेने के लिए मैंने काफी ज्यादा पैसा ले लिया था। मैंने सुना था कि इस बिल्डिंग में काम करने से हर कोई डरता है। कहते कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता और मैं इन चीजों को मानता नहीं था। इसलिए मैंने तुरंत ही इस काम को अंजाम दिया था। आज से लगभग 5वीं रात थी ये और आज तक हमारे साथ ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी जिसके लिए इस जगह को मशहूर माना जाता था। वहाँ के लोग भी इस चीज से काफी आश्चर्यजनक है कि आखिर अब तक यहाँ कोई दुर्घटना क्यों नहीं घटी। वरना तो लोगों का कहना था कि जिसने भी इस बिल्डिंग में काम करने का फैसला किया उसके साथ अजीबोगरीब हरकतें होने लगी हैं और उसने बीच में ही काम को छोड़ दिया। खैर, मुझे क्या मालूम था कि आज की रात मेरी जिंदगी में एक कयामत खड़ा कर देगी। एक ऐसा तूफान जिससे मेरा आज तक सामना ही नहीं हुआ। मैं अपने सबसे खास सहकर्मी विजय को अपना करीबी मानता था। विजय ही मेरे बाद वहां का पूरा काम संभालता था। ऐसे में मैंने विजय को बोला, चल भाई आज हम डिनर के लिए चलते हैं। वो क्या है कि मैंने आज शाम को ही सभी हेल्पर की छुट्टी मार दी थी और विजय के साथ डिनर के लिए शहर निकल गया। वैसे तो मैं चाहता तो अपने घर के लिए भी निकल सकता था, लेकिन मुझे पता चला कि बिल्डिंग के आजू बाजू में कुछ महंगा सामान पड़ा है और उस पर निगरानी रखने के लिए मुझे और विजय को वापस बिल्डिंग में जाना होगा। विजय का कहना था कि बिल्डिंग के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हमें खतरा हो सके, इसलिए हम आज की रात बिल्डिंग के अंदर ही ठहर सकते हैं। बिल्डिंग के कुछ कमरों का काम अच्छे से हो गया था तो वहां पर रुकना हमारे लिए काफी सेफ था। हालांकि मुझे इस चीज से थोड़ी घबराहट तो थी, लेकिन मैं अंदर अंदर अपने आप को आश्वासन देते हुए खुद को समझा रहा था कि कुछ नहीं होगा। फिर डिनर वगैरह हो जाने के बाद जब हम बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे तो वहां के एक सर्वेंट ने अचानक ही हमसे पूछ लिया, अरे भाई साहब, उससे बाजू वाली बिल्डिंग का काम आप ही लोगों ने संभाल रखा है क्या? इस पर मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर उसने बोला, भाई साहब, तकरीबन 3 महीने पहले एक ठेकेदार ने उस बिल्डिंग का काम संभाला था और आज वो मेंटल हॉस्पिटल में है। उसके साथ साथ वो जो सारे लोग वहां पर जो काम करते थे ना, वो सभी भी अब पागलों की तरह हरकतें करने लगे हैं। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन फिर मैंने इस चीज को नजरअंदाज किया और वहां से निकलकर सीधा बिल्डिंग में पहुंच गया। लेकिन अभी भी उन लोगों की बात मेरे दिमाग में गूंजी रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हम भी इस बिल्डिंग के अंदर यूं ही काम करते रहे और रात बिताते रहे तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। ये पहली बार नहीं था जब मैंने इस बिल्डिंग के बारे में इतनी अजीब कहानी सुनी थी। इससे पहले भी कई लोगों ने मुझे बहुत ही अजीब कहानियां बताई थी, लेकिन हर बार मैं उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देता। खैर, अब मैं सीधा नेशनल हाईवे के बगल में बनी हुई उस बिल्डिंग के पास पहुंच गया। दोस्तों, सच कहूं तो इस बिल्डिंग के आजू बाजू में जो सारे मकान थे वो एकदम खाली पड़े थे। वहां की आसपास की दुकान भी मानो कई सालों से बंद पड़ी हों। ऐसे में एक बात तो साफ थी कि यहाँ आसपास का इलाका इस बात से अच्छी तरह रूबरू था कि इस बिल्डिंग में कुछ तो अजीब है और शायद यही वजह रही होगी कि सालों से इस बिल्डिंग का काम ऐसे ही बंद पड़ा था। वो तो सही समय पर आकर मैंने इस बिल्डिंग के काम को संभाल लिया, वरना शायद इस बिल्डिंग का काम कभी पूरा नहीं होता। खैर, बहुत सारी डरावनी चीजों को नजरअंदाज करते हुए मैं और विजय रात की नींद को अंजाम देने के लिए बिल्डिंग के एक रूम में दाखिल हुए। सब कुछ एकदम सही लग रहा था। बिल्डिंग के अंदर जिस कमरे को हमने शिफ्ट किया था उसकी हालत पर काफी सही थी। मैं और विजय अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। पूरे दिन की भागदौड़ की वजह से मैं इतना ज्यादा थक गया था कि नींद मुझे अपने आगोश में लेने ही वाली थी। मैं लगभग 2 मिनट के लिए आंख बंद करके सोया ही था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई चीज बहुत जोर से गिरी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कांच ऊपर से गिरकर नीचे टूट गया हो। दूसरी तरफ विजय अभी भी अपनी आंख बंद करके कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ था।
मैंने उसे डिस्टर्ब करने की बजाय मैं तुरंत ही अपने बिस्तर से उठा और फिर सीधा बाहर चला गया। तभी मैंने देखा कि बाहर की ओर मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ना तो मुझे ऐसी कोई चीज दिखाई पड़ रही थी जो ऊपर से गिरी हो, और ना ही वहां आसपास किसी इंसान या फिर जानवर का नामो निशान था। वहां इतना सन्नाटा था कि मैं अपने दिल की धड़कनों की आवाज को सुन सकता था, जो इस वक्त काफी तेज धड़क रही थी। मैं अभी वापस से मुड़ा ही था कि तभी मैंने कुछ देखा। वो एक ऐसी चीज थी जिसे पहली बार देखते मेरे दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गईं। मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से थरथर कांपने लगा। हालांकि मैंने उसको पीछे मुड़ते हुए देखा था, जिस वजह से वो मुझे इतनी साफ नजर नहीं आई थी। अब दोबारा मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वापस से पीछे पलटकर उसे देख सकूं, पर किसी तरह से मैंने हिम्मत दिखाई और फिर से पीछे की तरफ घूम गया। लेकिन अजीब बात ये थी कि अब मुझे वहां पर कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। हो सकता था कि ये मेरा कोई भ्रम हो। जिस तरह की बात मैंने इस बिल्डिंग के बारे में सुनी थी, उस हिसाब से तो मुझे कोई भ्रम भी हो सकता है। यही सब सोचते हुए मैं वापस से कमरे में आ गया। लेकिन अब तक मुझे हल्का हल्का बुखार सा महसूस होने लगा था। शायद डर की वजह से मेरी हालत खराब हो रही थी। अब की बार मैं सीधा विजय के पास गया और उसे उठाते बोला, अरे विजय भाई, मेरी बात सुन। मैंने अभी अभी किसी को यहाँ पर देखा था। पता नहीं वो चीज़ मेरा भ्रम है या फिर कोई हकीकत, लेकिन एक बात पक्की है, यहाँ कुछ तो अजीब है, और शायद यही वजह है कि लोग मेंटल हेल्थ में चले जाते हैं। मेरे लफ्ज सुनने के बाद विजय उठकर बैठ गया। उसे डराने के लिए बस इतना ही काफी था। तो विजय एकदम से बोल पड़ा, एक काम करते हैं, हम आज रात को यहाँ से निकल जाते हैं और किसी दूसरी जगह ठहर जाएंगे। अगर हम यहीं पर रुके रहे तो हो सकता है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस बार मैंने विजय की बात में सहमति नहीं जताई, क्योंकि हो सकता था कि कोई बिल्डिंग के सामान को चुराने के लिए कोई भयंकर साजिश रच रहा हो। इसलिए मैंने विजय को बोला, नहीं भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई हमारी बिल्डिंग का सामान चोरी करना चाहता हो। मेरी बात सुनकर विजय को भी यही बात कहीं ना कहीं ठीक लगी। तो फिर उसने बोला, लगता है हमें बाहर जाकर देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। अगर कोई आदमी हमारे सामान को चुराना चाहता है तो वो जरूर हमारे सामने आ जाएगा। इस पर भी विजय की बात मुझे काफी हद तक ठीक लगी, और इसीलिए मैं और विजय तुरंत ही उठकर कमरे से बाहर निकल गए। हमने जैसे ही बाहर की तरफ देखा तो हमने पाया कि बाहर की तरफ ऐसा कोई नजर ही नहीं आ रहा था जो हमारे सामान की चोरी कर सके। सड़क के आजू बाजू में भी एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था, पर हम इस वक्त दूसरे फ्लोर पर थे और नीचे वाले फ्लोर पर जाने के लिए हमें सीढ़ियों का सहारा लेना था। इतने में ही मैंने देखा कि एक मारुति सुजुकी गाड़ी आकर जस्ट हमारी बिल्डिंग के सामने रुकी थी। पर जैसे ही मैंने उस गाड़ी को बिल्डिंग के पास आता हुआ देखा तो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। मैं उस गाड़ी को देखते हुए सीढ़ियों का सहारा लेते हुए दूसरे फ्लोर से नीचे उतरा और नीचे वाले स्थान पर पहुंच गया। तो मैंने देखा कि मुझे बिल्डिंग के जस्ट सामने की तरफ सफेद रंग की एक गाड़ी नजर आ रही थी, और ये वही कार थी जिसके बारे में मैंने सोचा था। मैं तुरंत उस गाड़ी के पास जाने लगा, लेकिन तभी विजय ने टोकते बोला, अरे भाई, अगर तू उस गाड़ी के पास गया और वो कोई चोर डाकू निकला तो फिर तेरी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये गाड़ी वाला क्या करता है। मैं और विजय अभी भी वहीं पर खड़े ही थे कि तभी हमने देखा कि गाड़ी के दूसरी तरफ वाला दरवाजा खुल गया और वो 5 से 6 सेकंड के बाद एकदम से बंद हो गया। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उस गाड़ी के दरवाजे से कोई भी नीचे नहीं उतरा था। ये काफी हैरान कर देने वाला दृश्य था। उसके बाद मेरे दोस्त विजय ने बोला, भाई 2 मिनट के लिए तू यहीं पर रुक, मैं अभी देखता हूँ वहां पर चल क्या रहा है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से विजय किसी संकट में फंस जाए, इसलिए मैंने विजय को बोला, चल हम दोनों ही चलकर देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। हम दोनों ने अपने अपने हाथ में बांस की एक लकड़ी ले ली थी ताकि कोई भी हमारे ऊपर अटैक ना कर सके, उल्टा हम उससे अच्छी तरह से निपट पाए। फिर हम दोनों जल्दी से गाड़ी के पास पहुंचे, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि गाड़ी के अंदर हमें कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। उस गाड़ी के अंदर किसी को भी ना पाकर हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हमें इस बात का अंदाजा हो गया था कि जो भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद था वो अब इस गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी साजिश में जुट गया होगा। ऐसे में हमारे पास यही सही मौका था कि हम इस गाड़ी को इधर उधर कर सकते थे। लेकिन जैसे मैंने गाड़ी के हैंडल को हाथ लगाया तो मुझे पता चला कि गाड़ी तो अंदर से लॉक है, लेकिन अभी भी हम गाड़ी के अंदर किसी को देख नहीं पा रहे थे। तभी मेरे दोस्त ने बोला, भाई हो सकता है कि गाड़ी के अंदर कोई सीट के इधर उधर छुपा हुआ हो,
लेकिन उस गाड़ी की सीट इतनी ज्यादा छोटी थी कि उनके आजू बाजू में छिप पाना नामुमकिन जैसा था। हम दोनों अभी इधर उधर की बातें कर रहे थे कि तभी पीछे से हमें किसी ने आवाज देते बोला, और ओ भाई साहब, हमारी गाड़ी के पास क्या कर रहे हो? जैसे ही हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि वहां तो कोई भी मौजूद ही नहीं था। फिर वो आवाज कहां से आई? ये आवाज हमें केवल एक बार ही सुनाई दी थी, फिर उसके बाद इस आवाज का आना एकदम से बंद हो गया। हम समझ नहीं पा रहे थे कि साला यहाँ पर हो क्या रहा है। कभी हमें अजीब सी आवाज सुनाई देती तो कभी खामोशी के बादल वहां चारों तरफ छा जाते। ऐसे में हमें ये समझ पाना बड़ा ही मुश्किल था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी विजय ने बोला, भाई मुझे पहले से शक था कि कोई इस कीमती सामान पर अपनी निगरानी रखने जरूर आएगा। वैसे भी आजकल बाजार में चोरी होना तो आम बात है। एक काम करते हैं, हम लकड़ी लेकर इधर उधर ढूंढते हैं कि कहीं कोई मौजूद भी है। फिर हम दोनों ने जोर से चीखते बोला, यहाँ पर जो भी हो वो हमारे सामने आ जाए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन दोस्तों, हैरान की बात तो ये थी कि हमारी इतनी धमकियों के बावजूद भी कोई भी हमारे सामने नहीं आया था। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था और चारों तरफ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। फिर गुस्से में आकर मैंने लकड़ी से उस गाड़ी के कांच पर दे मारा। ये चोट इतनी जोर की थी कि उस गाड़ी के आगे वाला कांच टूटकर बिखर गया और इसकी आवाज वहां चारों तरफ गूंज गई। लेकिन मैं इस चीज को समझ नहीं पाया कि ये प्रहार मैंने उस गाड़ी के ऊपर नहीं बल्कि खुद के ऊपर किया था, क्योंकि जिस गाड़ी को मैं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था उस गाड़ी का मालिक इतना ज्यादा भयानक था कि उसके बारे में सोचकर ये आदमी की रूह कांप जाए। अब की बार अचानक उस गाड़ी के अंदर से एक आवाज आई, तुम दोनों ने ये ठीक नहीं किया। जैसे हमने ये सुनकर गाड़ी की तरफ देखा तो गाड़ी की हेडलाइट ऑन हो चुकी थी और गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप ही घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के अंदर कोई मौजूद है, लेकिन हम अभी भी गाड़ी की ड्राइविंग सीट को देख सकते थे। वो वैसे की वैसी खाली पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद गाड़ी का अचानक चलना ये चीज साबित कर रहा था कि यहाँ पर किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अस्तित्व है। इस बार मैंने विजय की तरफ देखते हुए बोला, भाई यहाँ से जल्दी भाग। और फिर हम दोनों ने वहां से सर पर दौड़ लगा दी, लेकिन वो गाड़ी अब हमारे पीछे लग गई थी। इस बार जब हमने उस गाड़ी के अंदर देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि उस गाड़ी के अंदर हमें एक औरत दिखाई पड़ रही थी। वही औरत उस गाड़ी को ड्राइव भी कर रही थी और सबसे डरा देने वाली बात तो ये थी कि उस औरत का चेहरा किसी डायन की तरह था। उसकी आंखें मोटी मोटी थी, लेकिन उसका जबड़ा बीच से फटा हुआ था, जैसे कि किसी ने चाकू के प्रहार से उसके मुंह को दो भागों में विभाजित कर दिया हो। हम बिल्डिंग से काफी दूर आ गए थे। अब ऐसी हालत में हमें किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां पर ठहर कर हम दोनों थोड़ी देर के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और अपने आप को बचा सके। लेकिन रास्ता एकदम साफ नजर आ रहा था और आसपास की सारी दुकानें भी एकदम बंद हो चुकी थी। ऊपर से वो गाड़ी हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुश्किल से हम एक पानी की टंकी के पास पहुंच गए थे। वो पानी की टंकी थोड़ी ऊंची थी, जिस वजह से हम सीढ़ियों के सहारे से उसके ऊपर चढ़ सकते थे। किसी तरह से हम दोनों ने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई और उस पानी की टंकी के एकदम ऊपर वाले छोर पर पहुंच गए। पर अच्छी बात ये थी कि वो गाड़ी नीचे ही खड़ी थी। वहां आसपास एक गणेश जी भगवान का मंदिर भी बना हुआ था, लेकिन उस मंदिर का दरवाजा भी बंद हो चुका था। पर अच्छी बात ये थी कि हम उस मंदिर के एकदम सामने थे, जिसमें हम दोनों को थोड़ी और हिम्मत मिल रही थी। हालांकि हमें पूरी रात वहीं पर बितानी पड़ी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि हम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और हम दोनों सुबह तक उसी टंकी के ऊपर बैठे रहे। सुबह होने के बाद मैं और विजय हम दोनों उस टंकी से नीचे उतरे और फिर सीधा अपनी बिल्डिंग के पास पहुंच गए। और हमने देखा कि उस बिल्डिंग के चारों तरफ का माहौल एकदम नॉर्मल था। वहां पर हमें कोई भी चीज बिखरी हुई नजर नहीं आ रही थी। फिर जब मैंने इस चीज के बारे में वहां के आसपास के लोगों से जिक्र किया तो उन्होंने बोला कि हमने तो आपको पहले ही बताया था कि इस बिल्डिंग का काम करना इतना आसान नहीं है। कहते हैं कि इस बिल्डिंग के आसपास इतने ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। और आप जिस महिला की बात कर रहे हैं वो लगभग 1.5 साल पहले मार दी गई है। कहते हैं कि उसका रेप कर दिया गया था और उसके बाद से उसकी आत्मा यहीं पर भटकती रहती है। ऊपर से इस बिल्डिंग के आसपास एक नहीं बल्कि असंख्य आत्माएं रहती हैं, जिससे आपका किसी के साथ भी सामना हो सकता है और आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, वहां के लोगों की राय लेने के बाद मैंने उस बिल्डिंग के काम को वहीं पर रोक दिया। मैं नहीं चाहता था कि मैं भी किसी और की तरह मेंटल बनकर रह जाऊं।
तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।